हे एवरीवन, आज हम देखने वाले क्रिया शरीर का शरीर चैप्टर पेपर 1 चैप्टर शरीर। शरीर की परिभाषा क्या होती है? तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाही। चरक ने दिया है जो इसका अर्थ होता है जो चेतना का अधिष्ठान पंच महाभूत विकारों से निर्मित तथा संयोग से कार्य करने वाला हो उसे शरीर कहते हैं। इसका मतलब है चेतनाधिष्ठान भूतम का मतलब हो गया चेतना रहने तक ही शरीर जीवित है। मतलब शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जब तक अलर्टनेस है ये कब तक रहता है? जब हमारे शरीर के अंदर आत्मा आत्मा का वास हो तब तक ये रहता है चेतना। ठीक है, और जैसे आत्मा छोड़ देती है शरीर को, चेतना खत्म हो जाती है। पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम का मतलब हो गया दोष धातु मल और पंच महाभूतों से निर्मित होता है। ठीक है, जो शरीर दोष धातु मल ये सब महाभूतों से निर्मित है उसे बॉडी कहते हैं, शरीर कहते हैं। अब क्या है? संयोग वाही क्या हो गया? वात में वायु, पित्त में अग्नि, कफ में जल महाभूत की अधिकता होना। मतलब कि ये जो वात, पित्त और कफ है ये अपना संयोग मतलब समयोग से काम कार्य करेंगे शरीर में। इनमें इन्हीं की अधिकता होगी, दूसरी चीजों की अधिकता नहीं होगी। ठीक है, अब चेतना दोष धातु मल मूलम और ये वात पित्त कफ ये सब मिलकर बॉडी को वो कार्य करवाते हैं, क्रिया करवाया जाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा हमने क्या पढ़ ली? शरीर की तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकास समुदायात्मकम संयोगवाही। ठीक है, जो चेतना का अधिष्ठान है, पंच महाभूत विकारों से निर्मित है तथा संयोग से कार्य करने वाला हो उसे शरीर कहते हैं। ठीक है, चेतनाधिष्ठान भूतम क्या? चेतना रहने तक ही शरीर जीवित है। पंच महाभूत विकार दोष धातु मल और आदि पंच महाभूतों से निर्मित होता है। अभी हमने बताया था संयोग वायु क्या? वात वायु पित्त कफ ये जल की अधिकता होती है। इसमें वात में वायु की, पित्त में अग्नि की, कफ में जल की अधिकता होती है। सामयोग वायु में क्या? दोष धातु मल व महाभूत मिलकर शरीर की क्रियाएं कराते हैं। ठीक है, दोष धातु मल महाभूत ये सब मिलकर शरीर में वर्क करवाया जाता है। शरीर वर्क मतलब शरीर को कार्य करने के काबिल बनाया जाता है, काबिल बनाया जाता है। अब देखो शरीर की परिभाषा सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत जी क्या कहते हैं? आचार्य सुश्रुत कहते हैं अपने सुश्रुत सूत्र स्थान 15/3 में दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। मतलब दोष धातु और मल जो है वही शरीर है, वही शरीर है। ठीक है, तो इनका बोलना है शरीर का निर्माण दोष धातु एवं मल से ही होता है, किसी और चीजों से नहीं होता। सुश्रुत ने क्या बताया? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ठीक है, शरीर का निर्माण दोष धातु एवं मल से होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग सुश्रुत में ही देखेंगे तो गर्भ से शरीर का निर्माण होता है। कैसे? माता से ही शरीर का निर्माण होता है, या नेक्स्ट जनरेशन जो भी आती है अपनी माँ से आती है, माता पिता से आती है। तो गर्भ का निर्माण से कैसे बताया गया है? शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थान प्रकृति विकार समुच्यतम गर्भ इति उच्यते तम चेतनावस्थिति वायु विभजति तेज एनम पचती आप क्लेदयंती।
पृथ्वी सहन्ति आकाश विवर्ध्यति एवं विवेधर्ति स यदा हस्तपाद जीवा कर नितंब उपस्तादि शरीर इति संज्ञा लभते। मतलब वायु से गर्भ का विभाजन होता है। देखो, वायु से गर्भ का विभाजन होता है, तेज से गर्भ का पाचन होता है, अग्नि से, आप से गर्भ का क्लेद व आर्द्रत मतलब चिकनापन आता है शरीर में। पृथ्वी सहन्ति घनत्व रूप देता है, घनत्व रूप देता है, जैसे मांस हो उसका निर्माण इससे होता है। आकाश क्या करता है, डिवीजन का काम करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। फिर उसमें जाके हाथ पैर जीवा कान नाक नितंब हस्तपाद ये सब बनता है, फिर जाकर उस चीज का शरीर नाम पड़ता है, शरीर नाम पड़ता है, नाम नहीं संज्ञा दी जाती है। ठीक है, शरीर संज्ञा दी जाती है जब वायु गर्भ का विभाजन करता है, तेज पाचन करता है अंगों का, आप क्या जल क्या करता है, क्लेद आर्द्रत करता है, वो चिकनापन लाता है, पृथ्वी क्या सहन व आकार प्रदान करता है, आकाश क्या क्या विवर्धन व आकाश प्रदान करता है, मतलब डिवीजन करवाता है ये। ठीक है, सेल डिवीजन करवाता है। गर्भ से उपस्थित पंच महाभूत ही गर्भ वृद्धि धातु निर्माण अंग प्रत्यंग निर्माण तथा शरीर वर्धन में सभी कार्य करते हैं। देखो, गर्भ में उपस्थित पंच महाभूत ही गर्भ वृद्धि धातु निर्माण अंग प्रत्यंग निर्माण तथा शरीर वर्धन के सभी कार्य करते हैं। ठीक है, ये स्लाइड समझ में आ गया। अभी देखो, शरीर शब्द के सिनोनियम्स क्या है, अभी हम वो देखेंगे। शरीर शब्द के सिनोनियम्स क्या है, शरीर शब्द के सिनोनियम्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा शरीर, शरीर चैप्टर पढ़ा। शरीर के अंदर भी हमने क्या पढ़ा, शरीर के अंदर हमने शरीर की परिभाषा पढ़ी कि शरीर की परिभाषा क्या होती है, चरक के अनुसार, तो सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा पढ़ी। फिर हमने देखा गर्भ से शरीर का कैसे निर्माण होता है। अब हम शरीर शब्द के पर्याय पढ़ेंगे। शरीर शब्द के पर्याय क्या है, आयुर्वेद में मुख्य शरीर के चार पर्याय बताए हैं, शरीर देह काय और पुरुष। शरीर देह काय और पुरुष, ये सभी का मीनिंग तो एक ही होता है, बॉडी, बॉडी इन सेंस शरीर, शरीर ही इनका मीनिंग होता है। तो अभी देखो, शरीर, शरीर क्यों कहा गया है, शरीर को ही शरीर क्यों है, शीर्यते इति शरीरम, शीर्यते हिंसति आत्मानम इति शरीरम, शीर्यते इति शरीरम। ये आपको याद होना चाहिए, वाइवा में पूछ लेते हैं ना कि दो तीन श्लोक का नाम बताओ या कितने श्लोक तुमको याद है बताओ, तो इसमें क्या आता है, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम पंचद्रव्यम सर्वद्रव्यम पंच महाभूतम शीर्यते इति शरीरम, ये सारे याद होने चाहिए आपको कि उसमें फटाक से आप बच सको, बोल सको। तो इसके अर्थ क्या होता है, जो शरीर निरंतर क्षीण एवं अपचय को प्राप्त होता है उसे शरीर कहते हैं। मतलब जो हमारे इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, तो इस कारण से क्या होता है, बॉडी क्या है, दिन प्रतिदिन में क्या होता है, खत्म होता है, खत्म होता जाता है, तो उसे शरीर कहते हैं। ठीक है, शरीर में सर्वदा अच्छाई उपचय की चलती रहती है, इसीलिए यह कैटाबॉलिज्म होयत है। शरीर क्या उपचय, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म चलता रहता है। अब देह क्यों बोलते हैं, देह तो हम सामान्य वर्ड में बोलते हैं, देह उपचय धातु से बना है, अर्थात आहार रस द्वारा शरीर की पुष्टि वृद्धि धारण एवं स्थिरता होती है। आहार रस से, आहार रस द्वारा शरीर की पुष्टि वृद्धि धारण एवं स्थिरता होती है। बल्य अवस्था में क्या होता है, निर्माण अधिक हो जाता है। बल्य अवस्था में निर्माण अधिक होने का मतलब यहाँ से यहाँ का ग्रोथ जो होता है ना,
वो 100% ग्रोथ दिखता है। वही यहाँ से यहाँ का देखेंगे ना तो 20 से 30% का ही ग्रोथ दिखता है, क्योंकि लिए बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में कन्वर्ट हो गया। हर एक चीज, बोन, मसल, हर एक पार्ट, ऑर्गन जितने भी ये बढ़ने थे बढ़ गए। अब यहाँ से यहाँ बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, या इसमें कोई चेंजेस जल्दी दिखती नहीं है। युवावस्था में निर्माण निर्माण विनाश समान हो जाता है, और विनाश अधिक और वृद्ध अवस्था में क्या होता है, विनाश अधिक हो जाता है। देखो यहाँ से यहाँ बढ़ने में टाइम लगता है। अब क्या होता है, अब ये बढ़ गया ना, तो अब यहाँ से इसका विनाश चालू हो जाएगा। विनाश इन सेंस क्या, अब तो सारे ऑर्गन बढ़ गए, अब तो ये बूढ़े होने लगेंगे, वृद्ध होने लगेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जब जो भी हम लोग चेंजेस देखेंगे युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में, इसमें विनाश ही होता है और कुछ नहीं होता। देह क्षेत उपचयात्मक क्रियाओं को एनाबॉलिज्म होता है, तो इसे क्या कहते हैं, देह शब्द कहा गया है शरीर को। अब काय क्यों बोला है, चीयते अत्र आदि भी इति काय, अर्थात जहाँ आहार का ग्रहण, पाचन, आत्मसात एवं संचय होकर शरीर निर्माण होता है, उसे काय कहते हैं। जहाँ आहार का ग्रहण, पाचन, आत्मसात एवं चय होकर शरीर का निर्माण होता है, उसे काय कहते हैं। देखो काय काय क्या है, इसमें भी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का वर्क होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, पाचन होता है शरीर में, क्या है इसमें संचय होकर शरीर के अंदर एक जगह स्टोर होकर, संचय मतलब क्या होता है, स्टोर होकर शरीर में वृद्धि करने का, विनाश करने का कार्य करता है। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, इस कारण से इसे काय कहा गया है। ठीक है। जठ जठार क्या है, परिणाम अग्नि काय इति भी दीयते, जठर अग्नि को ही काय कहा गया है। ठीक है, क्योंकि यही क्या करता है, शरीर में पाचन का काम करता है, और पाचन से ही तो शरीर, डाइजेशन अगर किसी का सही है तो वो आदमी का हेल्थ भी बहुत सही रहेगा। तो अपने डाइजेशन पे कभी भी कंट्रोल रखना चाहिए, और अपने उसी पे ध्यान दो। अगर कुछ भी खराब हो रहा है, डाइजेशन पहले देखो। देखो अग्नि की अवस्था और प्रभाव देखते हैं अभी। अग्नि की अवस्था और प्रभाव में क्या है, सम अग्नि होगी तो आरोग्य और दीर्घायु होगा। मैंने अभी क्या बोला, डाइजेशन अगर सही रहेगा, सम रहेगा, एकदम इक्वल मैनर में रहेगा, कभी भी पच जाता है, फिर कभी नहीं अपच हो जाता है तो फिर तकलीफ देता है। और विकृत अग्नि रहेगी तो रोग का निर्माण होगा, अग्नि नाश हो गई, अग्नि है ही नहीं, डाइजेशन होगा ही नहीं भाई। शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं भी हो तो धातु का निर्माण तो नहीं होगा। धातु का निर्माण होने के लिए आपका डाइजेशन तो वर्किंग होना चाहिए, डाइजेशन ही वर्किंग नहीं रहेगा तो धातु का निर्माण कैसे होगा। इसीलिए बताया, डाइजेशन नहीं होगा तो धातु का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया इसके, शरीर, देह और काय तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पुरुष। से पुरुष कहाँ क्यों कहा गया है, क्यों पुरुष कहा गया है, क्योंकि इसमें आत्मा हो आ जाता है, आत्मा आ जाता है, इसलिए इसको पुरुष कहा गया है। शरीर चेतना का अधिष्ठान है, और शरीर में स्थित चेतना तत्व पुरुष कहलाता है। दृष्टा, भोक्त, ज्ञात एवं कर्ता, यही शरीर ही तो करता है, शरीर ही तो करता है। ठीक है, पुरुष क्या है, चेतना तत्व है, शरीर में जड़ द्रव्य है, संयोग होने से जीवन का अनुभव होता है। शरीर के अंदर जब चेतना रहता है, चेतना शरीर प्लस आत्मा रहता है, तभी तो अनुभव, जीवन का अनुभव होता है कि हाँ हम जीवित हैं। ठीक है, इसलिए इसको पुरुष कहा गया। सारांश देख लो, शरीर क्या है, इसमें भी कैटाबॉलिज्म हो रहा है, इसमें एनाबॉलिज्म हो रहा है, इसमें जठर अग्नि काय क्यों कहा गया है, पाचन करता है, पुरुष में चेतना होता है इसलिए इसको बॉडी कहा गया है। स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन और जठर रूप पुरुष संपूर्ण आयु आरोग्य का मार्ग होता है। इसीलिए कहते हैं कभी भी अपना स्वस्थ बनाए रखे, स्वास्थ्य की रक्षा करें, प्रसन्न मन रहे, कभी भी अपना उदास नहीं रहना चाहिए, हर टाइम खुश रहना चाहिए, और अच्छा खाते रहो जिससे कि तुम्हारी
डाइजेस्टिव फायर क्या तीक्ष्ण रहे, अच्छे से वर्क करे, और कोई भी इतना गुरु सामान ना खा लो जिससे कि आपका डाइजेशन खराब हो जाए। ठीक है, ये स्लाइड भी कवर कर लिया। हमने क्या पढ़ा आज? हमने इस स्लाइड में ये पढ़ा कि शरीर किसे कहते हैं, शरीर के सिनोनियम्स क्या होते हैं। तो सिनोनियम से हमने क्या पढ़ा? देह, शरीर, काय, देह, शरीर, काय, शरीर और पुरुष। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शारीरिक एवं मानसिक दोष। शारीरिक, शरीर के अंदर कौन से दोष होते हैं, मानसिक मन के अंदर कौन से दोष होते हैं। तो दोष हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, आपने आगे पढ़ा होगा अपने कॉलेज में। तो दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक एवं मानसिक। मानसिक दो प्रकार के दोष होते हैं। तो शारीरिक के अंदर भी तीन आते हैं, डिवीजन हो जाता है, वात, पित्त, कफ। मानसिक में दो होते हैं, रज और तम, और एक और होता है वो सत्व होता है। तो ये इसको हम रोग में नहीं गिनते, क्योंकि ये सत्व सत्व ये कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, इसलिए इसे हम गिनते नहीं। तो हम ये दो ही चीज को लेके चलते हैं, रज और तम को। ठीक है, देखो शारीरिक एवं मानसिक दोष में परिभाषा पढ़ते हैं। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगधारी जीवितम चरक सूत्रस्थान 1/42 में दिया गया है। शरीर, इंद्रिय, देखो शरीर है, पांच इंद्रियां होती हैं हमारी, इन सब के संयोग और मन के संयोग से ही जीवित रहते हैं हमें। तो शरीर, इंद्रिय, मन एवं आत्मा के संयोग को जीवित कहते हैं, मतलब जिंदा है इसे कहते हैं। तो क्या शरीर इंद्रिय संयोग आत्मा शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम नित्यंगस्यानुबंधस्य पर्यायु उच्यते। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा पदार्थ विज्ञान के, उसके अंदर ये दिया हुआ है। दोष दो प्रकार के होते हैं। दोष कौन कौन से होते हैं? शारीरिक दोष होते हैं, एक मानसिक दोष होते हैं। कार्य क्या है? शरीर की क्रियाओं का नियमन करना और मन की क्रियाओं का नियमन करना। अब जब ये दोष विकृत हो जाते हैं, तब शरीर में रोग का निर्माण करते हैं, रोग का निर्माण करते हैं। तब इन्हें दोष, प्रॉपर दोष कहा जाता है। ठीक है, जब ये शरीर में विकृत हो जाते हैं तो रोग का निर्माण करते हैं। और जब तक विकृत नहीं होते, सम अवस्था में होते हैं, जब तक ये लोग सम अवस्था में होते हैं, सम अवस्था में होते हैं, तो यह शरीर का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रकृत अवस्था में तो शरीर के मन की क्रियाओं का संचालन करते हैं, जबकि विषम अवस्था में रोग की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, मैंने अभी यही बता। दोष की परिभाषा, दोष का परिभाषा क्या है? दोष वे है जो प्रकृति निर्माण करते हैं तथा अन्य दूषित करने को रक्षा करते हैं, और प्रकृत अवस्था में शरीर एवं मन की क्रियाओं का उपादान व नियमन करते हैं, जबकि विषम अवस्था में रोग उत्पन्न करते हैं। सेम वही बताएगा। शरीर, मन एवं आत्मा का संबंध क्या है? आत्मा चैतन्य प्रदान करती है शरीर के अंदर, चैतन्य मतलब अलर्टनेस। रोगों के दो अधिष्ठान होते हैं, शरीर और मन होते हैं। शरीर व मन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर शरीर पहले विकृत होगा तो मन को ही विकृत कर देगा। शरीर और मन के सम्मिश्रण को मन काई बोलते हैं, फिजियोकोमेटिक बोलते हैं, फिजियोसोमेटिक कहते हैं। ठीक है, इसका संबंध देख लिया आपने, शरीर, मन एवं आत्मा का क्या संबंध है। आत्मा चेतना प्रदान करता है, रोग का दो अधिष्ठान होना चाहिए, शरीर और मन। आपने पढ़ाई है पहले, शरीर और मन एक दूसरे के ऊपर प्रभावित करते रहते हैं। बस हो गया, फिनिश।
देखो शरीर दोष क्या है, वायु पित्तम कफ श्रुति शरीरो दोषा संग्रह चरक सूत्रस्तम 157 में दिया हुआ है। दोष पुनस्त्रयो वात पित्त श्लेष्मानम चरक विमान स्थान 1/5 में दिया है। वायु पित्तम कफ श्रुति त्रयो दोषा समस्त अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 1/6 में दिया हुआ है। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए श्लोक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, नॉर्मली आपको तो ये याद होना ही चाहिए। आयुर्वेद में वात पित्त और कफ तीन शारीरिक दोष होते हैं। प्रकृत अवस्था में शरीर क्रिया का संचालन करते, विकृत में धातु एवं मल दूषित कर रोग का निर्माण करते हैं। ठीक है, दोष साम्य अवस्था में है तो क्या होगा, आरोग्य का निर्माण होगा। चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, सम अवस्था में रखना। अगर विषम है तो इसको सम करो, सम अवस्था में लाओ, यही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। हम पढ़ते काहे के लिए, आरोग्य करने के लिए, और आरोग्य व्यक्ति की रक्षा करने के लिए, स्वस्थ रक्षणम, और विकार को शांत करके आरोग्य को स्थापना करना। सभी रोगों का मूल क्या है, सर्व एवं निज विकार नयत्र वात पित्त कफ भयो निर्वर्तन्ते यथा ही शुकंती सर्व विकार वात पित्त कफ पात्र वीर्यन्ते। ये मत पढ़ना, बहुत, ये तो मैं आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ इसको, ये मत पढ़ो ये श्लोक। इसमें क्या कहा गया है, आचार्य चरक के अनुसार सभी शारीरिक रोग का मूल वात पित्त कफ है, और रोगों का नामकरण उनके लक्षण और कारण के आधार पर किया गया। ये जो वात पित्त और ये जो कफ बताया गया है, ये उनके लक्षण और कार्य के आधार पर उनका ये नाम रखा गया है। ठीक है, और यही ये शारीरिक दोष के मूल है। ये स्लाइड भी हमने कवर कर लिया। ये थोड़े इसमें स्लाइड्स बड़े हैं, होने का कारण यही है क्योंकि यही क्रिया शरीर का बेस है। क्रिया शरीर नहीं, पूरे आयुर्वेद का बेस यही है। इसी में आपको समझेगा कि आपको पढ़ना क्या है और कौन से चीज़ों का क्या टर्म यूज़ किया गया आयुर्वेद में। देह किसके लिए बोला गया है, शरीर किसके लिए बोला गया, पुरुष किसके लिए बोला गया, तो ये सब का आपको यहीं पे बताया जाएगा। अभी देखो त्रिदोष के कार्य हम पढ़ने वाले। अभी त्रिदोष के कार्य क्या है, त्रिदोष के कार्य है, कफ क्या है, सोम होता है, विसर्ग होता है मतलब मून के जैसा होता है, सूर्य आदान होता है, जैसे आपने अष्टांग हृदय के ऋतुचर्या में पढ़ा होगा, विसर्ग काल, सौम्य काल, ये सब पढ़ा होगा, आदान काल। तो उसके अंदर क्या है, कफ क्या है, विसर्ग है, पित्त क्या है, आदान काल है, सूर्य से प्रभावित है, वात क्या है, विक्षेपण है। ये बॉडी के मूवमेंट के लिए यूज होता है। क्यों के लिए, पित्त और कफ ये तो पंगु है, मूवमेंट वाला तो एक ही है ना। तो वात क्या होता है, वात सब में नेता होता है, नेता होता है, क्योंकि लिए इसी को चलना फिरना आता है, इसलिए इसे नेता कहा गया। सम अवस्था में त्रिदोष बल वर्ण ओज और समृद्धि एवं दीर्घायु देता है, और विषम अवस्था में रोग उत्पन्न करता है। देखो चिकित्सा का उद्देश्य क्या बताया, सम अवस्था में रखना। ठीक है, पित्त वात कफ क्या है, अगर ये विकृत हो गए तो रोग का निर्माण करेंगे, और यही प्रकृत अवस्था में होंगे तो अरोग के निर्माण करेंगे। देखो वात की प्रधानता रहने से, वात बढ़ जाने से क्या होता है, पित्त दोष के कार्य क्या होता है, कफ दोष के कार्य क्या होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। वात दोष में प्रधान है, ठीक है, दोषों में प्रधान है मतलब नेता है। अभी हम वात जब सिंगल चैप्टर पढ़ेंगे वात, उसमें बताया जाएगा वात क्या नेता है दोषों में। दोष धातु एवं मल की क्रियाओं का प्रवर्तक है, मतलब जितने भी शरीर में दोष धातु है इनका संचालन, इनके स्रोतसों में
जो भी इनका ट्रैवल हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वात के द्वारा ही हो रहा है। मन एवं इंद्रिय की क्रियाओं को भी संचालित करता है। जो हम सोचते हैं, मन के अंदर जितने भी हमारे थॉट्स आते हैं, ये सारे काम क्या वात के कारण ही हो रहा है। वात विकृत होने पर अन्य दोष धातु मल एवं मन भी विकृत हो जाता है। ठीक है, वात खराब विकृत हो जाने में, असम अवस्था में रहने में क्या करता है, ये दोष धातु मल एवं मन की भी विकृति हो जाती है। ठीक है, पित्त कफ मल एवं धातु वात की प्रेरणा से ही अपने कार्य करते हैं। वात की प्रेरणा से, क्योंकि ये तो साले खुद अपंग है ना। पित्त और कफ क्या है, खुद चल नहीं सकते, निष्क्रिय हैं ये। तो क्या वात क्या करता है, वात इनको ट्रेवल कराता है। ठीक है, पित्त शरीर में अग्नि की प्रधानता है तथा क्या करता है, देहन पाचन डाइजेशन करता है। दर्शन क्रांति जो शरीर पे एक चमक दिखती है ना, वो पित्त के कारण ही होती है। ठीक है, और क्या है, दर्शन देखने में, नेत्र के अंदर जो हमारे पित्त होता है, उससे क्या है, देखने का कार्य का है, विशोधन करता है, ऊष्मा उत्पादन करता है, रासायनिक एवं जीव रासायनिक परिवर्तन करता है आदि कार्य। ये सारे कार्य क्या है, पित्त के कार्य है। इसको पढ़ लो। कफ दोष के कार्य क्या है, कफ का प्रवृत्ति अवस्था क्या है, स्नेहन करना, पोषण करना, अंग प्रत्यंगों की वृद्धि है, गुरुता निर्माण करना, क्या तर्पण करना, बल एवं पुष्टि प्रदान, क्षमा एवं धैर्य। क्षमा एवं धैर्य इसलिए यूज किया जाता है, जो कफ दोष वाले होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ नहीं कह सकते, हाँ श्रेष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर इनके गुण होता है, कफ दोष के गुण होते हैं, जो हम पढ़ेंगे कफ सार में पढ़ेंगे। तो उसमें हमने रस सार पुरुष में पढ़ा है। ये क्षमा एवं धैर्य के काबिल होते हैं, ये कोई भी चीजों को सहन करने के लिए सक्षम होते हैं। तो वो रस की वृद्धि से कफ की वृद्धि होती है, इनका क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। तो सेम इनका भी कार्य रस वाले ही कार्य होंगे। इसमें भी ज्ञान एवं विवेक, क्या मानसिक स्थिरता, ये सब प्रदान करता है। ठीक है, कफ पढ़ लिया हमने। हमने त्रिदोष के कार्य देख लिए। हमने शारीरिक दोष देख लिया। शारीरिक दोष कितने होते हैं, वात पित्त कफ शारीरिक दोष होते हैं। ठीक है, ये तीन ही शारीरिक दोष हैं। ये तीन शारीरिक दोष हैं। अब हम पढ़ेंगे मानसिक दोष। ठीक है, मानसिक दोष। मानसिक दोष, शरीर इंद्रिय मन एवं आत्मा के संयोग से जीवन रहता है। ठीक है, मन उभय इंद्रिय होता है, मन को उभय इंद्रिय कहा गया है, इसको भी याद रखना है। ये आप पदार्थ में पढ़ेंगे, उभय इंद्रिय कहा जाता है। क्यों, ये ज्ञान इंद्रिय एवं कर्म इंद्रिय दोनों के कार्य कराता है। मन ही विकृति से इंद्रिय भी विकृत हो जाते हैं। मन के विकृत होने से इंद्रिय जितने भी, कितने 5 सेंसेस है हमारे पास, तो ये भी क्या होते हैं, विकृत हो जाते हैं। ठीक है, आत्मा निर्विकार विभु पर निष्क्रिय एवं चेतना स्वरूप है, इसीलिए इनमें विकार नहीं होता। ये क्या है, सत्व है, चेतना रहित होता है, तो इसको क्या है, इसके अंदर निर्विकार होता है। तो रज और तम दो ऐसे हैं जो कि मानसिक दोष कहलाते हैं। ये क्या प्रधान दोष हैं, सभी भावों का प्रवर्तक है। रज के बिना प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, ये क्या कार्य करते हैं, मानसिक रोग के कारण क्या है, रज एवं तम का उद्रेक, मतलब इनका बढ़ जाना या विकृत को प्राप्त करना। अगुंतक कारण, प्रज्ञापराध, धी धृति स्मृति की का भ्रष्ट होना। देखना, पगला जाएगा इंसान, पागल हो जाएगा। वो वाला पागल नहीं, वो जो तुम्हारे बाबू सोना करते हैं, इसमें पागल मतलब ये मेंटल हो जाएगा बेचारा। अगर रज और तम बढ़ जाएगा तो ये क्या, ये धी धी स्मृति, धी धृति स्मृति, ये सारे कार्य इसके शरीर के ये भूल जाएगा। और ये रहना जरूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये सोशली कहीं काम करने लायक नहीं ना, मेंटली कहलाएगा ये। मानसिक रोग के प्रकार क्या है, इच्छा मूलक, दोष मूलक। इच्छा मूलक, किसी वस्तु का अत्यधिक कामना रखना और किसी वस्तु का प्रति अनभिरुचि, मतलब थोड़ा भी रुचि नहीं रखना।
अवच्छिन्दित पदार्थ की प्राप्ति करना, अवच्छिन्दित पदार्थ की प्राप्ति के समान रोग उत्पन्न होना। वही, अगर कोई चीज अच्छा है तो उसे ज्यादा ही चाहना और किसी को चाहना ही नहीं। सत्व ज्ञान की प्रकाश है, सत्व क्या है? ज्ञान का प्रकाश है, तो इसीलिए इसको दोष में रखा ही नहीं गया है। तो ये सत्व सत्व है, दोष में सिर्फ रज और तम आएगा, इसीलिए इन्हें दोष में नहीं माना गया। मानसिक रोग रज और तम से ही होता है। तो अगर कोई पूछ लेता है ना कि मानसिक रोग दोष कितने होते हैं, पहली बात, दोष दो होते हैं, शारीरिक, फिर आएगा मानसिक। ठीक है, शारीरिक में भी तीन होता है, वात, पित्त एवं कफ। मानसिक में क्या होता है? रज और तम होता है। ठीक है, सत्व को मत जोड़ना, सत्व नहीं होता कुछ, ठीक है, ये होता ही नहीं है। ठीक है, रज तेवम से उत्पन्न कौन से विकार हो जाते हैं? रज तम से क्या है? मेंटली जो भी विकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? क्रोध आएगा, शोक, भय, हर, विषद, ईर्ष्या, लोभ, मन, मोह, मन, दंभ, चिंता, उद्रोग। ये सब की होता मालूम है क्या? जो कपल होते हैं ना, वो लड़कियां बहुत परेशान करती थी लड़के को, तो ये उनके दिमाग में ना यही सब होता है। मेरे साथ हो रखा है, तो मुझे पता है। ये सब क्या मानसिक रोग उत्पन्न करती, तो ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए इंसान को। शारीरिक एवं मानसिक दोषों में भेद। अभी देखो, मानसिक दोष और शारीरिक दोष में टाइप्स क्या है? पहले मन को फिर शरीर को पीड़ित करता है, पहले शरीर को फिर मन को पीड़ित करता है। देखो, जो जिस दोष की प्रधानता है, जैसे रज और तम है, इनकी विकृति उत्पन्न हुई है, तो पहले मन को पीड़ित करेगा, फिर ना शरीर को पीड़ित करेगा। अगर देखो, मन को पीड़ित करना इन अ सेंस, अगर इसको गुस्सा आ रहा है, शोक है, भय है, तो ये क्या कुछ भी कर देगा, तो तकलीफ तो शरीर को होगा, मन में तो नहीं होगा ना तकलीफ, शरीर को पीड़ा होगी। और शरीर दोष है, तो शरीर में पहले पीड़ा उत्पन्न होगा, पहले शरीर को दूषित करेगा, फिर मन को दूषित करेगा। ठीक है, दीर्घ काल तक रहने पर दोनों परस्पर मिल जाते हैं, इसे अनुबंध कहते हैं। मतलब क्या अनुबंध क्या होता है? यहाँ से भी इसको प्रॉब्लम होगा, यहाँ से भी विकृत होगा, तो इसको विकृत कर देगा। ठीक है, इसे अनुबंध कहते हैं, दोनों का आपसी संबंध रहता है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी को अनुबंध कहते हैं। रज एवं तम में नियत अनुबंध रहता है, अनुबंध से दोनों की शक्ति बढ़ जाती है। पहले एक दोष के लक्षण, फिर दूसरे में लक्षण प्रकट होता है। पहले ये विकार होगा तो फिर इसमें आएगा, फिर इसमें रहेगा तो इसमें आएगा। ठीक है, मानस भाव और दोष के प्रकार क्या बताए? कम, शोक, भय, वात। क्रोध आ रहा है मतलब पित्त, मतलब वो बोलते हैं ना, वो जिसके अंदर अग्नि ज्यादा होता है, शरीर में गर्मी ज्यादा होता है, वो ज्यादा क्रोधित होता है, मारपीट करने के लिए एनी टाइम तत्पर रहता है। जो शोक, काम, भय, डरता रहता है एनी टाइम, साला रोता ही रहेगा, नेगेटिव थॉट वाले, ये साले वात प्रकोपित होते हैं। ठीक है, दे, ऋषि, शब, भूत आदि, ये सब क्या त्रिदोष के लक्षण हैं। ठीक है, दोषों के अनुसार मानसिक रोग कौन कौन से हैं? ठीक है, मानस रोग की चिकित्सा, इसकी चिकित्सा क्या है? आचार्य काश्यप के अनुसार मानस रोग की चिकित्सा शरीर रोगों में समान करनी चाहिए, क्योंकि कालांतर में इन्हें शरीर दोष का प्रकोप कहा जाता है। मानस रोग की चिकित्सा क्या है? शरीर रोगों के समान करनी चाहिए, क्योंकि कालांतर में इनमें शरीर दोष को प्रकोप हो जाता है। सिंपल सी बात है, जो शरीर दोष की चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है, वही इसके अंदर भी मानस रोग में भी चिकित्सा करनी चाहिए। चरक के अनुसार मानस रोग की चिकित्सा क्या है? ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि द्वारा की जाती है। इसी को सत्वज्य चिकित्सा कहते हैं। सत्वज्य चिकित्सा एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, आचार्य चरक के अनुसार किसकी मानसिक रोग की चिकित्सा को उन्होंने क्या कहा है? तो सत्वज्य चिकित्सा कहा है। ऐसे एक नंबर के एमसीक्यू बन जाएंगे। सत्वज्य चिकित्सा क्या है? अहितकर विषयों से मन को रोकना, अहितकर मतलब गलत कामों से अपने मन को रोकना, समाधि
चिंता वृत्ति को का निरोध करना, मतलब ये सिंपल सी बात है, मेडिटेशन करो, सिंपल सी, मन के रोग तुम्हारे दूर हो जाएंगे। मन के रोग क्या होते हैं? कोई मर गया है, कोई छोड़ के चली गई, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो क्या मन में टेंशन होता है, वो कहाँ होगी, कैसी होगी, मेरे साथ बुरा किया, ये सब। तो सीधी सी बात है ना भाई, सिंपल समाधि में बैठ जाओ, कोई किसी के बारे में सोचना नहीं है, कोई भी थॉट्स कनेक्ट मत करो यहाँ हुआ, तो आपका दिमाग सही रहेगा, मानसिक रोग की निर्माण ही नहीं होगा। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ लिया, अब इसके आगे का 5 स्लाइड बचा है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इसको फिर से रीड करो, आपको समझ आने लगेगा। तब भी नहीं समझ रहा तो कमेंट करो, मैं फिर से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, स्लाइड के ऊपर, पीपीटी के ऊपर, ये पीडीएफ फॉर्मेट है, पीपीटी में और अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या देखने वाले? त्रिगुण का त्रिदोष से संबंध।